हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत समसामयिक नई प्रवृत्तियां और मुद्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि हम जानते हैं, निरंतर बदलती जा रही है और इसमें जो चेंजेस के जो मुख्य कॉजेज़ हैं वो हैं कि इसमें नई ट्रेंड्स और नए इश्यूज़ का उत्पन्न होना, अर्थात नई प्रवृत्तियों और मुद्दों का उत्पन्न होना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस विश्व में हर चीज़ निरंतर प्रगतिमान है, निरंतर चेंजेबल है, निरंतर उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन की, तो इस शताब्दी के अंतर्गत विश्व में 3 प्रमुख परिवर्तन हुए जिन्होंने विश्व की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1919 के बाद उसमें जो नई प्रवृत्तियाँ हुई वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के जो दूसरे राज्यों के साथ एक दूसरे के साथ जो राजनयिक संबंध थे उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मतभेद है, जो आपसी मनमुटाव है, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आती है तो जाहिर है कि इस धरती पर बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आए। यूएनओ की स्थापना हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सद्भाव है उसमें बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास किए गए, गृह युद्धों का निपटारा किया गया और इसके अलावा जो भी समसामयिक मुद्दे थे, जो भी समसामयिक समस्याएं थी, उनका समाधान करने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार से जो तीसरा परिवर्तन हुआ वो था सोवियत संघ का विघटन, जो कि 1991 में हुआ था। और इस विघटन से एक जो सबसे बड़ी बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आई वो था कि एक जो शीत युद्ध था उसका अंत हो गया था। एक तनाव के माहौल में, एक भय, एक कहना चाहिए कि हमेशा आशंका के जो वातावरण में विश्व जी रहा था उससे उसे मुक्ति मिली। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव भी पड़े, जैसे कि एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गया। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 बड़े परिवर्तन हुए। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो हम चौथा परिवर्तन कोरोना या कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उसको ले सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी फैली थी तो उस वजह से हर देश के अपने जो प्राथमिकताएं थी, जो प्रेफरेंस थे, उन्होंने चेंजेस किए। आज अगर हम अपने बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखें तो कोविड-19 की वजह से ये भी अछूता नहीं रहा है। एक छोटा सा वायरस कोरोना, जिसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न केवल राजनीति को वरन आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और एक नई तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो उभर कर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन की हम अगर इस तरह से देखते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि जो नई प्रवृत्तियां और मुद्दे हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला शीत युद्ध का अंत। जैसा अभी हमने बात की कि 1990 के बाद यूरोप और सोवियत संघ के जो साम्यवादी शासन था वहाँ से साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी विदाई कर दी गई। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आर्थिक मोर्चा था उस पर साम्यवाद असफल रहा और लोग ये मानने लगे कि बिना लोकतंत्र के, बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती, हम हर चीज़ में कट्टरपंथी नीतियों को नहीं अपना सकते हैं। इसी प्रकार से एक ध्रुवीय व्यवस्था, यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था जब
शीत युद्ध चल रहा था 1990 के पहले, पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, तो दो बराबर की महाशक्तियाँ थीं। एक कुछ करता था तो दूसरा उससे बढ़ के करता था, दूसरा कुछ करता था तो पहला उससे बढ़ के करता था। तो इस प्रकार से एक तनाव का माहौल उत्पन्न था। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया कि सोवियत संघ के मुकाबले जो अमेरिका था वो एक ध्रुवीय विश्व की महाशक्ति बन बैठा और एकमात्र महानतम शक्ति के रूप में वो बचा। यद्यपि ऐसा भी है कि इनको जो अमेरिका है उसको चैलेंज देने के लिए, चुनौती देने के लिए बहुध्रुवीय व्यवस्था का भी वो हुआ, जन्म हुआ और कुछ देश मिलकर अमेरिका की जो महाशक्ति है उसको चुनौती दे रहे हैं। हम जैसा कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सोवियत संघ सहित वार्सा संधि के देशों के पतन तथा कुवैत इराक युद्ध में कुवैत की ओर से निर्णायक भूमिका निभाने के बाद अमेरिका ने उस विश्व संरचना को पूरी तरह से बदल डाला है और अपने आप को अब वो एकमात्र सूबेदार मान रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो तालिबान का जो सफाया 2001 में आतंकवाद के सफाई की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि असली मंशा थी कि अफ़गानिस्तान में पिछलग्गू सरकार का गठन किया जाए। लेकिन एट प्रेजेंट टुडे आज कंडीशन यह है कि तालिबान ने अमेरिका की वापसी के बाद पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और यह भी एक प्रवृत्ति है, एक बदलती हुई प्रवृत्ति है विश्व की, जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक गहरा प्रभाव डालेगा। अगर समस्त देशों पर नहीं तो उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, इन पर तालिबान का शासन स्थापित होना एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से जैसा हमने अभी देखा था कि जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 3 अक्टूबर 1990 को जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो 45 वर्षों के बाद दो राष्ट्रों को एक एकीकरण आधुनिक इतिहास की तो महत्वपूर्ण घटना है ही, राजनीतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, किंतु एकीकृत जर्मनी जब बन गया है तो वह यूरोप में सबसे शक्तिशाली केंद्र बनकर उभरा है और जर्मनी महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की प्रासंगिकता, जब विश्व में दो भागों में बटा हुआ था, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें थी। लेकिन जब सोवियत संघ का अवसान हो गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि इतने बड़े, जिसमें कि लगभग 120 से ज़्यादा देश हैं, वह ना तो ज़्यादा शक्तिशाली है और ना ही अब शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उसकी कोई प्रासंगिकता है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बदलती विश्व राजनीति में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है और आर्थिक क्षेत्रों में अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन और हम कह सकते हैं कि दक्षिण दक्षिण जो सहयोग है, अर्थात जो इनके मध्य जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, इनका जो एक महत्वपूर्ण मंच है, उसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन फिर भी इसका इतना महत्व नहीं रह पाया है जितना कि पहले था। इसी प्रकार से यूएनओ का बढ़ता परिवार, जहां 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो इसकी सदस्य संख्या मात्र 51 थी और आज लगभग इसकी सदस्य संख्या 195 से भी ज़्यादा है। इसी प्रकार से सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व, डिक्लाइन ऑफ मिलिट्री पैक्ट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध का आरंभ हुआ था तो बहुत सारी सैनिक गुटबंदियों का जाल बिछने लगा था। हम कह सकते हैं नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी संधियां अस्तित्व में आई थी। लेकिन
जब 1991 में सोवियत संघ का अंत हुआ तो वार्सा पैक्ट का भी अंत कर दिया गया और इस वजह से नाटो का जो पहले महत्व था वो अब नाम मात्र का संगठन बना रह गया। इसी प्रकार से नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। 1991 में नाटो के साथ जुड़ने की इच्छा यद्यपि रूस ने प्रकट की थी पर उस पर अमल नहीं हो सका और ये कहा गया कि मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों को जो पहले वार्सा संधि संगठन में शामिल थे नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देशों पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य, हमें याद रहना चाहिए कि यहाँ पर पहले साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, को जुलाई में 1997 में नाटो का सदस्य बना दिया गया और विस्तार करते हुए इसमें 6 राज्य ऐसे हैं जो साम्यवादी गुट और वार्सा पैक्ट के सदस्य रह गए थे, जैसे बुल्गारिया, लाटविया, एस्टोनिया, रोमानिया, लिथुआनिया तथा स्लोवाकिया। नाटो अब रूस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और नाटो का जो पूर्व की ओर फैलाव है, जैसा अगर हम गोर्बाचेव के शब्दों में कहें तो इसके बहुत ज़्यादा क्या निकल सकते हैं, गंभीर नतीजे निकल सकते हैं। इसी प्रकार से बाजारोन्मुख व्यवस्था। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय किया और कह सकते हैं कि मुक्त अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद ने अपनी क्षमता को पिछली 2 शताब्दियों में भी सिद्ध भी किया है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में भी बाजारोन्मुख व्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी 1991 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसी प्रकार से यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण, स्टेप्स टुवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचायक था। यूरोप कई तरीके से विभाजित था, जैसे पूर्व और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो, वार्सा पैक्ट देश, अमेरिकी समर्थक, सोवियत पिछलग्गू राष्ट्र। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीकों से जो यूरोप था वो बटा हुआ था, लेकिन इनके एकीकरण की जो कार्य शुरू हुआ वो 11 दिसंबर 1991 को संपन्न मैस्ट्रिच संधि, जो कि यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह है, उस समय इसका शुरू हुआ और सबसे पहले इस संधि के तहत यूरोपीय समुदाय के देशों को में समान मुद्रा का चलन हुआ और 1 जनवरी 1999 से एक यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना भी हुई। 1 मई 2004 को यूरोप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसमें 10 नए राज्यों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की। इसी प्रकार से जो यूरोप था वहाँ पर उस संधि एक संधि लाई गई जो कि दिसंबर 2009 से लागू हो गई। यह संधि यूरोप के एकीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नव उपनिवेशवाद, न्यू इम्पेरियलिज्म। विकासशील देश हमेशा से उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं, किंतु हाल ही में जो गेट के महानिदेशक आर्थर डुगले के प्रस्ताव थे उन्होंने नव उपनिवेशवाद का खतरा उत्पन्न कर दिया। परंपरागत रूप से गेट केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता रहा है, जिसमें निर्मित माल ही सम्मिलित था, लेकिन उरुग्वे वार्ता के 8वें दौर में परंपरा से हटकर वार्ता क्षेत्र में विस्तार किया गया और पहली बार वार्ता सूची में नए 4 क्षेत्रों को शामिल किया गया। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, सेवाओं में व्यापार और कृषि। तो इस प्रकार से अगर कृषि के क्षेत्र में पेटेंट अधिकार लागू किए जाते हैं तो विकासशील देशों को विकसित देशों से कृषि संबंधी जो तकनीक आयात करते हैं उसके लिए एक बहुत भारी मूल्य चुकाना होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक नव उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसकी मुख्य प्रवृत्ति रही है। इसी प्रकार से हम कोरोना के वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में अध्ययन कर ही चुके हैं कि इसने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को, पूरी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को एक बदल के रख दिया है और विश्व के देश नए सिरे से
अपनी नीतियों को बनाने में लगे हैं कि अगर इस प्रकार की महामारी पुनः उत्पन्न होती है तो वो देश क्या कर सकते हैं। उनकी प्राथमिकताओं में बदलाव आए हैं, उनकी जो प्राथमिकताओं के साथ साथ जो उनके विकास के जो साधन थे उनमें बदलाव आए हैं। और हम लास्ट में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुध्रुवीयता अर्थात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अपेक्षा बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा जोर पकड़ने लगी है ताकि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। और यह कार्य का जो आरंभ है वो हम कह सकते हैं कि रूस है, चीन है, भारत है, इन देशों के द्वारा ये चीज़ की जा रही है। धन्यवाद।